मेरे प्रिय भाइयों, छोटी छोटी प्यारी प्यारी बहनें, पीछे हमने आपको दिखाया था 45-56 एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन। लेकिन उसके बाद 45-57 4557 इसका सेट तो हुआ था, सॉल्यूशन नहीं मिला था। अब जानते हैं हम एसएससी जीडी के सेट का सॉल्यूशन मैथ का देते हैं, तो हम मैथ का आज आपको 45-57 का देते हैं। अगर आपके पास सेट है तो ठीक है, अच्छी बात है। अगर नहीं है तो ऑनलाइन आप क्वेश्चन भी देखेंगे। क्वेश्चन पे नजर रखिए, जहां डाउट हो आप कमेंट करके बताएंगे, जरूर उसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे। अभी हम लोग चलते हैं, चूंकि हमारे सेट में मैथ स्टार्ट होता है 41 नंबर प्रश्न से, तो हम लोग चलते हैं 41 नंबर प्रश्न पर। बीच में हमारा रीजनिंग और जीके जीएस है, उसके लिए हमने आपको अलग क्लास अरेंज किया है। देखिए 41 नंबर क्वेश्चन से हम लोग चलते हैं। ध्यान पूर्वक देखिएगा, क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा। अगर तेजी से क्वेश्चन निकल जाता है तो वीडियो रोक के तब नोट कर लीजिएगा। 41 नंबर क्वेश्चन कहा है कि ए बी सी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं, जबकि ए और बी मिलकर इसे 30 दिनों में। तो पूछा है सी अकेले कितने दिनों में। देखिए यहीं पर दिखाते हैं। अगर हमने लिख दिया कि ए बी सी मिलकर इस काम को 20 दिनों में, और फिर हमने लिखा कि ए बी मिलकर 30 दिनों में, तो आप जानते हैं सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम हमारा 60 बन के आएगा, और फिर क्षमता निकालेंगे ना तो 3 और 2 हो जाएगा। जब ए बी सी का क्षमता 3 है और ए बी का 2 निकाल देंगे तो सी का क्षमता बन के आ जाएगा 1। और आपसे सिर्फ यही पूछा गया है कि सी अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। तो सी के लिए कार्य तो हमारा 60 ही रहेगा, और सी का क्षमता हमने निकाल लिया है 1। तो आपका आंसर बन के आ गया 60 दिन। हमने देखा बहुत सारे लड़के मार दिए थे, कुछ ही बच्चे ऐसे हैं जो छोड़ दिए थे प्रश्न को, और इसका सी का आंसर बनेगा 60। क्लियर है। आगे चलते हैं हम लोग 42 नंबर प्रश्न पर। देखिए 42 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि विजय विकास से 10% अधिक है। अधिक कौन है? विजय। किससे? विकास से। तो हम लोग कह सकते हैं कि विजय की कार्य क्षमता विकास के कार्य क्षमता से 10% अधिक है, यानी इनका 100 तो इनका हो जाएगा 110। जबकि विकास का दिया है 33 दिनों में, तब विजय का पूछा है। तो हमने आपको बताया था कि विजय का अगर निकालना हो तो विकास वाला 33 लिखिएगा, बटा में विजय वाला 110 से भाग लगा के विकास वाला 100 से गुणा कर देना होता है। जैसे ही गुणा करेंगे 0 0 खत्म होगा, और पता चलेगा 10 में 3 से गुणा करेंगे 30 दिन, और विजय का आंसर आ जाएगा कि 30 दिनों में कार्य करेगा। देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है 30 दिन। हमने क्लास में भी बताया था, फिर भी कोई दिक्कत हो जरूर कमेंट करके बताइएगा। हमारा आंसर बन के आ गया 30 दिन। चलते हम लोग 43 नंबर प्रश्न पर। देखिए 43 नंबर प्रश्न दिया है, एक वस्तु को 20% छूट के बाद 20% का लाभ होता है, छूट न दें तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। हम जानते हैं कि हमेशा छूट दिया जाता है अंकित मूल्य पर। देखिए 20 का छूट दिए तो 80%, और लाभ हानि होता है क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य अपने आप में 100% मान लिया जाता है, तो 20% का लाभ होगा तो 120/100। अंकित मूल्य पर छूट देने पर भी हमारा विक्रय मूल्य ही आता है, और क्रय मूल्य पे लाभ हानि दिखाने के बाद भी विक्रय मूल्य ही आता है। जैसे ही आप कटाएंगे 100 से 100 खत्म, 40 से 2 बार में, 40 से 3 बार में, और 2 से कट गया 50 बार में। पता चल गया कि अंकित मूल्य हमारा 50 गुणा 3 150 होगा। अब देखिए कहा है छूट ना दे। छूट ना दे का मतलब होता है कि अगर उस पे अंकित किया गया है 150 तो 185 में बेच दे, यही होता है छूट ना देना। तो अभी हमने बताया कि क्रय मूल्य तो अपने आप में 100 होता है, ये हम लोग हमेशा मान लेते हैं। देखिए यहां माने हुए हैं, तो 100 है और छूट ना देंगे यानी 150 के 85 में बेच देंगे, तो 100 में खरीद के 150 में बेच देंगे तो 50% का लाभ हो जाएगा। 50% का हमारा लाभ हो गया। अगर छूट ना देंगे तो आपका 50% का लाभ होगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। देखिए 44 नंबर प्रश्न। एक साइकिल का अंकित मूल्य 5600 रुपया है। साइकिल का अंकित मूल्य 5600 और 2 क्रमागत छूट दिया जाता है। एक हमारा 10% का छूट दिया जाता है, जबकि दूसरा 15% का छूट दिया जाता है। तो विक्रय मूल्य कितना आपको कटा देना है। देखिए यहाँ 0 से 0 खत्म हो गया, एक 0 से फिर कटा लीजिएगा। 5 से ये 17 बार में, और 5 से ये 2 बार में, 2 से कटा दीजिएगा 28 बार में।
अगर आप पूरा गुणा करना चाहें तो ठीक है, वरना इकाई स्थान पकड़िए। तो 9 में 8 से 72 और 7 दूना 14, तो इकाई पर तो 3 दिया हुआ है, तब आपको गुणा करना ही होगा। तब आप गुणा कीजिए। 17 में 8 से जब हम लोग गुणा करेंगे तो 56 136 होता है, 13 बचेगा, और 17 दूना 34 और 3 37 47 हो जाएगा। फिर आपको 9 से गुणा करके आंसर दे देना है। 9 में 6 से करेंगे हमारा 54 हो जाएगा, 63 और 5 68 हो जाएगा। देख लीजिए, बस आगे क्या आया उससे मतलब नहीं, आंसर दे दीजिए 4284। जहां पर मिल गया वहीं से पकड़ लेना है। क्या बहादुरी दिखाना है कि पूरा हमको स्पष्ट गुणा करने आता है। देखिए ये वाला, ये प्रश्न हमने आपको वीडियो में ही बताया था, क्लास में भी बताए थे कि जब भी 2a बराबर 3b बराबर 5 से दिया हुआ है तो इसका हम लोग एलसीएम निकालते हैं। इस अंक का 2 3 5 का, तो एलसीएम बन के आ जाएगा 30। अब ए बी सी का अनुपात निकालना आसान हो जाता है। इसी 2 से 30 में भाग लगाएंगे, देखिए 15 हो गया, 3 से भाग लगाएंगे तो ये 10 हो गया, और 5 से भाग लगाएंगे तो 6 हो गया। ऑप्शन में दिया हुआ है 15 10 6, तो आपको अपना आंसर दे देना है 15:10:6। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। देखिए 46 नंबर प्रश्न दिया है कि 32 रुपए प्रति किलोग्राम गेहूं को 24 रुपए प्रति किलोग्राम गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि 39 रुपए किलोग्राम बेचे तो 30% का लाभ। अब ये तो आप लिखेंगे ऐसे एलिगेट करने के लिए कि ये 32 रुपए का रेट है, ये 24 रुपए की रेट है, लेकिन एलिगेशन प्रोसेस कहता है कि बीच में जो वैल्यू रखेंगे वो 100% का होना चाहिए। और ये जो 39 दिया हुआ है 30% लाभ के साथ, यानी 130 का वैल्यू दिया हुआ है। तो पहले आपको 100 का निकालना है, तो 39/130 गुणा में आपको कर लेना है 100। शून्य शून्य कटा दीजिएगा 13 से 3 बार में, और वैल्यू बन के आ जाएगा 30। जब यहां पर हम लोग 30 लिखेंगे तो एलिगेट करने से 30 में से 24 घटेगा, ये 6 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। कटा देंगे ना तो अनुपात बन के आ जाएगा 3:1। देख लीजिए हमारे कौन से ऑप्शन में दिया गया है, तो ये ऑप्शन हमारा हो गया 3:1। 3:1 हमारा आंसर हो गया। क्लियर है। देखिए 47 नंबर प्रश्न कहा है कि एक कुर्सी का क्रय मूल्य मेज के क्रय मूल्य से 25% कम है। यहीं पर देखिए लिखते हैं, ये कुर्सी और मेज का मतलब ये टेबल। कुर्सी का मूल्य मेज के मूल्य से 25% कम कहने का मतलब ये 100 है, तो ये 75 है। कटा के देखिए 3:4 के अनुपात में इनका मूल्य का अनुपात हो गया। जबकि क्वेश्चन कहा है 5 कुर्सी को 7 मेज के क्रय मूल्य के बेचा गया। अगर 5 कुर्सी का क्रय मूल्य हम लोग निकाले तो 5 गुणा उसका मूल्य 3 है, तो क्रय मूल्य 15 बन के आएगा। लेकिन वही विक्रय मूल्य देखें तो इसी कुर्सी को 7 मेज के विक्रय मूल्य के बराबर, क्रय मूल्य के बराबर, तो 7 गुणा 4 करेंगे ना तो बेचा गया 28 का। अब जरा देखें 15 का खरीद के 28 का बेच दिए तो आपको हर हाल में लाभ होगा, और लाभ प्रतिशत निकालेंगे ना तो 13 का लाभ हुआ, बटा में 15% के लिए 100 कर लीजिएगा। 5 से ये 20 बार में, 5 से ये 3 बार में, पता चल गया 260/3। 260/3 को जब आप कटाएंगे ना तो कटा के देखिए आएगा 66.2/3। उसी को दशमलव में हम लोग कर सकते हैं, 66 नहीं 86 कर सकते हैं, 86.66। इसे भाग लगा के देखिए यही आएगा, ये 86.66% का लाभ हुआ। क्लियर है। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न कहा है यदि ए को बी से 50% अधिक है तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है। अब बहुत सारे लोग इस तरह से सोचते हैं कि 50% अधिक है तो 85% न कम होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब भी हम लोग कमी प्रतिशत निकालते हैं तो जितना अधिक है ऊपर लिखते हैं, बटा में 100 प्लस अधिक यानी 150। 100 हमारा फेस वैल्यू होता है, जितना अधिक है उतना हम लोग जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे ना तो 150 आ जाएगा। प्रतिशत के लिए हम लोग 100 कर देंगे तो देखिए 100/3, और 100/3 को ही दशमलव में कर देंगे ना तो बन जाता है 33.33। देखिए ऑप्शन डी पर दिया गया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलते हैं 49 नंबर प्रश्न पर। दिया है कार एक ट्रेन से 20% धीरे चलती है। एक जो कार है वो ट्रेन से 20% धीरे चलती है। 20% धीरे का मतलब हो गया इनका चाल का रेशियो हो गया 4:5।
फिर कहा है 240 किलोमीटर की दूरी, दूरी दिया हुआ है 240 किलोमीटर, हमने लिख दिया। रास्ते में ट्रेन स्टेशन पर एक ही समय पर पहुंचती है। देखिए 240 किलोमीटर की दूरी वो एक ही समय पर पहुंचती है, लेकिन रास्ते में ट्रेन स्टेशन पर रुकने के लिए 48 मिनट का समय लेती है। दोनों एक ही समय पर पहुंचती है, लेकिन ट्रेन बीच में रुकी है। इसका मतलब कि ट्रेन और कार के बीच के समय का अंतर हो जाएगा 48 मिनट। यहां से निकालिएगा, एक ये चाल का है, जब समय का अनुपात हम लोग निकालेंगे तो 5:4 हो जाएगा। हम लोग दिखाएंगे 1 यूनिट का, देखिए बीच का अंतर है 1 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू बन के आ जाएगा 48 मिनट। तो ये कार का जब 5 यूनिट निकालेंगे ना, तो कार का समय बराबर हो जाएगा 48 गुणा 5, यानी ये आपका बनेगा 40। अब 240 मिनट। तो देखिए पूछा है कि कार की गति किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। अब कार का ये समय हो गया, कार का ये दूरी हो गया। तो जब हम लोग समय निकालेंगे तो लिखेंगे कि दूरी बटा में समय। लेकिन 240 मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 कर देंगे। 240 40 खत्म, ये सॉरी चाल है, चाल निकाल रहे हैं आप। ये 60 जाएगा ऊपर और पता चल जाएगा कि आपका चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। एक बार फिर से देख लीजिए, बस हमने यह चाल का अनुपात, समय का अनुपात, बीच का फासला 1 यूनिट, रुकने में जितना समय है वही 1 यूनिट का वैल्यू है 48 मिनट। 5 से गुणा कर दिए तो कार का समय आ गया, दूरी दिया है 240, चाल बराबर दूरी बटा समय किए, समय मिनट में दिया था, घंटा में बदलने के लिए 60 किए। जैसे ही कटाएंगे आपका समय बन के चाल बन के आ जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अगला चलते हैं 50 नंबर प्रश्न पर। दिया है 1,000 रुपए की मूलधन 20% वार्षिक दर से 3 वर्षों में मिलने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर बताइए। देखिए हमने बताया था जब साधारण ब्याज आप निकालेंगे तब 20 गुणा 3 सीधा एक ही बार हमारा 60% होगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो 3 बार आपको करना होगा। जैसे एक बार ऐसे करेंगे कि 20 + 20 जोड़ 20 का 20/100, तो 2 वर्षों का 44 हो जाता है। तीसरा वर्ष इसमें जब हम लोग एडजस्ट करेंगे तो देखिए 44 + 20 बटा में 44 गुणा 20 बटा में 100। इनको जोड़ के देखिए यहां पर 64 हो गया, 1 जीरो खत्म हो गया, 88, ये 8.8 हो गया। इसे आप जोड़ के देखिए तो 72.8 आ गया। अब यही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का प्रतिशत हो गया, जबकि ये साधारण ब्याज का। बीच का अंतर निकालेंगे तो 12.8 आ गया, और आपको अंतर रुपया में बताना है। तो आपने 1,000 रुपया लगाया है और 12.8% आपका अंतर आ रहा है, तो बटा में ये दशमलव हटा के 0 कर दीजिएगा, तो 1,000 से 1,000 खत्म हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि आपका अंतर रुपया में 128, क्योंकि दशमलव के लिए यहाँ 0 बैठ गया है। देख लीजिए 128 कहां पर दिया है, 128 हमारा ये दिया हुआ है और 128 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपको मेरी बात समझ में जहां भी नहीं आ रहा हो, वीडियो को रोकिएगा, क्योंकि आपके पास वीडियो है, आगे पीछे आप कर सकते हैं। ठीक है, देखिए 51 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 51 नंबर दिया है 4 वर्षों में 20% वार्षिक दर से 25,000 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज से मिलने वाली राशि कितनी है। हमने आपको बताया था, अब ये छोटा छोटा प्रश्न भी हमको बताना पड़े तो ये तो बुरी बात है, अच्छी बात नहीं है। हम बस लिख देते हैं, आपको यहां से हल करना है। देखिए 4 बार आपको लिखना होगा 120/100। 25,000 का 4 बार आपको लिखना होगा 120/100। जैसे ही कटाएंगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर भी आपको लगे कि नहीं हमको गुणा करने में असुविधा हो रहा है तो थोड़ा सामने से भी पूछ लीजिएगा। चलते हैं हम लोग 52 नंबर प्रश्न पर। देखिए 52 नंबर प्रश्न क्या कहा है, नीचे दी गई तालिका में वर्ष 2012 से 16 तक 5 कंपनी के उत्पादन को 1,000 टन में, ये 3 जीरो का मतलब हो गया कि 1,000 टन में दर्शाया गया है। 1,000 टन में आपको ये क्वेश्चन 52 से 55 तक बताना है। ये आपने पढ़ लिया, अब क्वेश्चन उधर है, हम आपको लेके चलते हैं। देखिए कैसा प्रश्न है, ये हमारा आ गया, टेबल बना हुआ है, टेबुलेशन के कुछ प्रश्न हम लोग देखते हैं। इसमें तो अंक थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है, खैर हम आपको एक क्वेश्चन बताते हैं यहां से। ये थोड़ा सा ब्लर हो गया है,
हाँ देखिए, वर्ष 2012 से 16 तक कंपनी आर का कुल व्यय का उत्पादन कितना है? क्या कहा है? 12 से 16 तक आर का, देखिए ये आर है, और 12 से 16 कहने का मतलब कि ये है 2012, ये 13, 14, 15, 16, ये टोटल आपको जोड़ के बताना है। तो देखिए ये 250 है, 268, 302 है, 298 है, 276 है, तो जोड़ लीजिए। 6, 8, 14, 2, 16, 8, 24, 24 के 4 हो गया, 2 बच गया, 2, 7, 9, 9, 18, 18, 6, 24, 5, 29 के 9 हो गए, 2 बचे। अब देख लीजिए 9, 4 कहां पर है? देखिए यहां पर, ज्यादा जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, बस आपका आंसर बन के आ गया 1394। आसान होते हैं ये प्रश्न, तो आपके छूटने ही नहीं चाहिए, ठीक है। हाँ, इसके देखिए अगला आगे भी प्रश्न दिया हुआ है। ये कहा है कि वर्ष 2013 में सभी कंपनियों के कुल उत्पादन का औसत कितना है? अब वर्ष 2013 का आपको औसत बताना है। आइएगा 2013 ये देख लीजिए, पहले हम लोग जोड़ लेते हैं ये वाला पूरा वैल्यू। 6, 2, 8, 8, 16 के 6 हो गया, और एक बचा, 8, 1, 9, 6, 15, 6, 21, 5, 26 के 6 हो गया, 2 बचा, 2, 3, 5, 4, 9, 2, 11, 3, 14, 4, 18, देखिए 1800, ये 66 हो गया। अब ये औसत आपसे पूछा है ना, तो यहां पर जाइएगा 1876, 66 में 5 से आपको, सॉरी जी, आपको 5 से भाग लगा देना है। इसमें 5 से भाग लगाएंगे तो देखिए 5 से 3 बार में ये 15 हो गया, 3 जाएगा तो ये 5 से 7 बार में 35, 1 जाएगा तो 3 बार में 15, और ये 2, 373.2, देखिए 373.2 दिया है, ठीक है। उम्मीद है कि ये हमने देखा भी था, अक्सर लोगों का सही था ये चारों प्रश्न। तो हाँ, हम लोग चलते हैं अब आगे अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न हमारा 56 नंबर प्रश्न से, जहां दिया है कि एक 2 मीटर लंबे, 2 मीटर चौड़े, 6 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जाने वाली सबसे लंबी रड। हमने आपको मेंसुरेशन चैप्टर में बताया था कि सबसे लंबा रड जो रखा जाता है वो विकर्ण में रखा जा सकता है। तो जब हम लोग इसका विकर्ण निकालेंगे तो ये एक, जब अलग अलग मान दे दिया तो ये घनाभ बन गया, और घनाभ का विकर्ण होता है अंडर रूट एल स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, एच स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर। आप इसे जोड़ के देखिए, 4, 4, 8 और ये 36, 4, 40, ये 44 हो जाएगा। अंडर रूट आप कर देंगे 44। 44 को जब हल करेंगे तो 2 निकलेगा और 11 रूट में ही रह जाएगा। देख लीजिएगा ये कहां पर है, वही हमारा आंसर हो जाएगा 2 रूट 11। यानी सबसे इस कमरे के, इस माप के कमरे में सबसे लंबा आप कॉर्नर पे रख सकते हैं जिसका मान होगा 2 रूट 11, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए 57 नंबर दिया है, यदि एक शंकु की ऊंचाई 3 गुना हो जाए तो आधार की त्रिज्या समान रहे तो शंकु के आयतन दूसरे शंकु के आयतन का कितना गुना हो जाएगा? अब देखिए शंकु के जब आयतन निकालेंगे ना, तो आयतन देखिए ये सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो एच के साथ तो कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है, एच के साथ, तो आर के साथ रहता तो भले स्क्वायर हो जाता, लेकिन एच के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है। तो पहला और दूसरा का जब 3 गुना कहा है ना, तो 3 गुना के क्रम में ही रहेगा, 1:3 हो जाएगा। जब त्रिज्या में दिया रहता तो त्रिज्या का स्क्वायर होता है तो हम लोग जरूर कर लेते, लेकिन त्रिज्या में ना देकर ऊंचाई में अगर दिया हुआ है तब हमें करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे अगर 3 गुना कहा है तो 1:3 दे देंगे, 4 गुना, 5 गुना, जितना गुना का है उतना गुना हमें आंसर दे देना है। इसलिए हमारा आंसर बन के आ जाएगा 1:3। ये देखिए 58 नंबर प्रश्न। 58 का है, यदि त्रिभुज के कोण 2x - 8 और 2x + 18 और ये 6x हो तो 3x का मान कितना? ये तीनों त्रिभुज के कोणों का योग होता है 180 डिग्री, ये भी लिख दिया हमने। तो 6, 2, 8 और 2 ये 10x हो गया, जबकि यहां 18 से 8 घटेगा ना तो बचेगा +10 बराबर 180। ये 10 जाके घटेगा, 10x बराबर 170 हो गया, और पता चल गया कि x का वैल्यू है 17। अगर आपको निकालना है 3x का मान तो 3 × 17 कर देंगे, आपका वैल्यू बन के आ जाएगा 51 डिग्री। और देखिए यहाँ 51 डिग्री दिया है। बहुत सारे लोग सोचने लगे इस क्वेश्चन में
कि 2x क्या दिया है, अरे त्रिभुज का ये भुजा है, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, और पांचवा क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, तीनों कोणों का योग 180 रटा मारते आए हैं। तो बस उसी डाटा का यहाँ पर यूज कर लेना है। x का वैल्यू आ जाएगा 17, 17 में 3 से करेंगे 51 डिग्री। चलते हैं हम लोग 59 नंबर प्रश्न पर। देखिए 59 नंबर प्रश्न जो दिया है, दो समरूप वृत्तों की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर एक दूसरे को इस प्रकार काटते हैं कि उनकी परिधि एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरती है, तो काटे गए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगला देखिए 59 नंबर प्रश्न कहा है, दो समरूप वृत्तों की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है जो एक दूसरे को इस प्रकार काटते हैं कि उनकी परिधि एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरती है, तो काटे गए क्षेत्र का क्षेत्रफल। बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिए ये दो वृत्त का हमने ऐसे केंद्र बना दिया, लेकिन इनकी परिधि इस तरह से ऐसे जाती है कि ये देखिए दोनों के केंद्र से गुजर के जाती है। भले मेरे हाथ से थोड़ा टेढ़ा हो गया है। ये काटे गए भाग का क्षेत्रफल आपको बताना है, जबकि इसका आर का मान दिया गया है 2 सेंटीमीटर। अब अगर आप मेंसुरेशन या एडवांस मैथ में इस प्रश्न को देखे होंगे तो ठीक है, वरना डायरेक्ट देखिए इसका हम लोग सूत्र लगाते हैं कि जो ये काटा गया क्षेत्र है, काटा गया क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र हम लोग लगाते हैं 2r² बराबर, यहां पर लिख देते हैं हम लोग π/3 माइनस √3/4। ये हमने सूत्र। अब देखिए यहां पर जो r का मान है, यहां पर r का मान अगर दोनों बराबर है तो ठीक है, अगर दोनों अलग अलग है तो हम लोग ये 2r² जो लिखे हुए हैं अलग अलग लिखते हैं, छोटा r² बड़ा r² इस तरह से। लेकिन ये हमारा फिक्स है कि π/3 माइनस √3/4 ही होगा, क्योंकि उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। π/3 माइनस √3/4 ही। अब यहां से जब आपको मान निकालना है तो देखिए 2 का स्क्वायर यहां करेंगे ना तो 2 दूना 4 दूना ये 8 हो जाएगा। ये π/3 माइनस √3/4 रहने दीजिएगा। जैसे ही इसमें गुणा करेंगे, देखिए इधर आंसर लिखते हैं 8 π/3 होगा, और इसमें जब गुणा करेंगे ना तो 4 दो बार में कटा देगा और ये 2√3, और इसी रूप में हमारा आंसर आ जाता है, क्योंकि पाई का मान नहीं रखा जाता है। देखिए बी का दिया हुआ है इतना। ध्यान में रहे ये हमारा एक सूत्र होता है 2r² और ब्रैकेट में π/3 माइनस √3/4। सॉरी ये आंसर नहीं, यहां पे तो √3 ही है, 2√3 यानी ए नंबर हमारा आंसर बनेगा। देखिए यहां पर दिया गया है, यहां पर सिर्फ भाई √3 ही था। अब हम लोग चलते हैं 60 नंबर प्रश्न पर। 60 नंबर जब प्रश्न में चलेंगे तो ये कहा है कि एक 12 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाले लंब पिरामिड का आयतन क्या होगा। लंब पिरामिड का जब आयतन निकालेंगे ना तो इसका सूत्र बनता है, उसके पहले देख लीजिए क्या कहा है। क्या होगा, जिसका आधार एक वर्ग है और जिसका विकर्ण 6√2 है। अब जानिए कि अगर हमारा विकर्ण दिया गया है 6√2 तो विकर्ण होता है √2 गुणा भुजा बराबर 6√2। √2 से कटा दीजिए, देखिए ये 6 आ गया भुजा। तो जब वर्ग का हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे तो हो जाएगा 6 का स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर बन जाता है 36। और ऊंचाई आपका दिया गया है, ऊंचाई कितना दिया गया है, ऊंचाई आपका दिया गया है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, आप देख लीजिए। तो पिरामिड का क्षेत्रफल हमने आपको लिखवाया होगा, तो देखिए पिरामिड का आयतन हमने लिखवाया होगा कि 1/3 जो आधार का क्षेत्रफल होता है वो क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, यही होता है पिरामिड का आयतन। तो यहां 1/3 रहने दीजिए, और देखिए क्षेत्रफल तो हमने निकाल रखा है 36 और ये 12 है, तो 12 हमारा ऊंचाई लगेगा ही। 3 से घटा दीजिए 12 बार में, और 12 का स्क्वायर हो जाता है 144। और देख लीजिए कि हमारा 144 कहां पर दिया गया है। अब आधार यहां पर देखिए एक वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल, कभी कभी पिरामिड का आधार आयत होगा तो आयत का क्षेत्रफल, कोई भी बेलन होगा तो बेलन का क्षेत्रफल, जिस आधार पर है उसका हम लोग क्षेत्रफल लिखते हैं, ऊंचाई से गुणा करते हैं, और 1/3 क्योंकि पिरामिड ऐसे रहता है शंक्वाकार का, वही सूत्र लगाएंगे तो देखिए हमारा आंसर बन के आ जाएगा 144। आपको ध्यान में रखना है, जब भी हम ऑफलाइन या ऑनलाइन सेट आपको मरवाते हैं उसका सोल्यूशन जरूर देते हैं, 1-2 दिन आगे पीछे होता है, लेकिन आपको ध्यान में ये रखना है कि सेट कौन सा है। सेट हमारा ये जो अभी पीछे हम लोग चलाए थे ना, एक बार फिर से हम आपको पीछे ले जाके दिखा देते हैं कि हमारा सेट कौन सा है। बस यहीं पर कॉर्नर पे लिखा हुआ रहता है, उस सेट पे आप नजर देंगे
तो आपका सोल्यूशन सारे के सारे समझ में आएंगे। देखिए यहाँ पर सेट नंबर लिखा गया है 45, 45, 57। बस यही आपको ध्यान में रखना है, सारे सोल्यूशन आपको समझ में आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको फिर मिलेंगे।